हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट में हम सेफली गैस लॉक कैसे करते हैं। सेफली गैस लॉक का मतलब क्या होता है कि हम सेफ तरीके से, उचित तरीके से कैसे आउटडोर में गैस को लॉक कर सकते हैं। अब वो चाहे ज्वलनशील गैस कोई भी हो, चाहे R410 हो और चाहे R32 हो, चाहे 290 हो, कोई भी गैस हो, आप उसको आउटडोर यूनिट में आसानी से स्टोर कर सकते हैं, आसानी से लॉक कर सकते हैं और आसानी से पंप डाउन कर सकते हैं। अभी हमने जो तीनों नाम बताए ना, वो तीनों नाम केवल स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट में गैस को लॉक करने के ही हैं। यानी कि गैस को लॉक करना या पंप डाउन करना या फिर आउटडोर यूनिट में गैस को स्टोर करना, तीनों बात एक ही है और तीनों नामों से उसको बोला जा सकता है। तो यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं कि गैस लॉक करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, सबसे पहले जब मान लीजिए कि कहीं भी एसी लगी हुई है, स्प्लिट एसी लगी हुई है, तो स्प्लिट एसी का आप जानते होंगे दो पार्टों में बटा होता है। स्प्लिट मतलब होता है ये टुकड़ा, तो स्प्लिट एसी दो टुकड़ों में बटी होती है। तो अब यहां पर इंडोर और आउटडोर यूनिट को जोड़ने के लिए दो पाइपें लगाई जाती हैं और एक 4 कोर या 3 कोर केबल भी लगाई जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दोनों पाइपें होती है ना, वो इंडोर से आउटडोर में गैस को ट्रांसफर करने के लिए होती हैं और जो हमारा 4 कोर या 3 कोर केबल होता है, वो केबल इंडोर से आउटडोर में सप्लाई पहुंचाने के लिए होता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी भी स्प्लिट एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने की कोशिश करते हैं तो सारी गैसों को उड़ाना पड़ेगा। तो इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। एक तो टेक्नीशियन का नुकसान होगा कि उसको फिर से गैस चार्ज करना पड़ेगा और एक तो कस्टमर का नुकसान होगा, जो स्प्लिट एसी लगवाया हुआ है उसको भी नुकसान होगा, क्योंकि उसको फिर से गैस चार्ज करवाना पड़ेगा और उसका चार्ज भी उसको देना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, तो जो हमारी स्प्लिट एसी के अंदर गैस है, स्प्लिट एसी हमारी चल रही है, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हम लगाते हैं, तो अगर उसमें उपस्थित गैस को एक स्थान पर स्टोर कर लें और उसके बाद वही गैस ले जा करके दूसरे स्थान पर यूनिटों को जोड़ करके खोल दें, तो इस प्रकार से हमारा जो स्प्लिट एसी होगा उसमें गैस चार्ज नहीं करना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से जो हमारा स्प्लिट एसी होगा वो पहले की तरह काम करने लगेगा। तो यहां पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा कि स्प्लिट एसी में गैस लॉक कैसे किया जाता है। अब वो चाहे 410 गैस हो, चाहे R32 गैस हो, कुछ टेक्नीशियन ऐसे करते हैं कि गैस को लॉक करते समय कंप्रेसर में पता नहीं क्या हो जाता है कि वो फट जाता है, यानी कि यूनिट हमारी फट जाती है, आउटडोर यूनिट फट जाती है या फिर कोई पाइप फट जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है टेक्नीशियन की जान भी चली जाती है यूनिट के फटने की वजह से। तो हम इसमें कौन सा सुधार करेंगे, क्या मेथड अपनाएंगे कि ये हमारा हादसा हमारे साथ ना हो या फिर किसी भी टेक्नीशियन के साथ ना हो। तो इसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉपर तरीका समझ में आ पाएगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम बता दें स्प्लिट एसी में गैस लॉक क्यों करते हैं। क्योंकि स्प्लिट एसी में गैस लॉक इसलिए किया जाता है, जब स्प्लिट एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाया जाता है, स्प्लिट एसी में घूम रहे सभी रेफ्रिजरेंट को आउटडोर यूनिट में स्टोर कर लिया जाता है, ताकि जो हमारा रेफ्रिजरेंट उसमें है पहले से वो बर्बाद ना हो और उसी रेफ्रिजरेंट पे हम दूसरे स्थान पर ले जा करके कूलिंग करवा सकें। इसीलिए जो हमारा स्प्लिट एसी में होता है वो आउटडोर यूनिट में गैस लॉक किया जाता है। अब गैस लॉक कैसे करते हैं, इसका प्रॉपर मेथड क्या होता है, कंप्रेसर क्यों फटता है, ये सारी चीजें आप वीडियो में देखते जाइए, आपको एक एक पॉइंट की जानकारी होती जाएगी। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम बता दें तो स्प्लिट एसी में जो हमारा गैस लॉक किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या क्या कहते हैं। यानी कि स्प्लिट एसी में जो हम गैस लॉक करते हैं ना, उसको 3 नामों से बोल सकते हैं। कोई कहता है स्प्लिट एसी में गैस लॉक करना है, कोई कहता है पंप डाउन करना है और कोई कहता है स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट में गैस को स्टोर करना है। मतलब तीनों चीजों से हम बोल सकते हैं, तीनों तरह से हम बोल सकते हैं। अब हम बताते हैं कि स्प्लिट एसी में गैस लॉक कैसे किया जाता है। तो देखिए, यहां पर स्प्लिट एसी लगा हुआ है, ये हमारा है इनडोर यूनिट और ये हमारा है आउटडोर यूनिट। अब इसी स्प्लिट एसी को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर लेकर जाना है। तो हम ऐसे तो लेकिन जा नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा स्प्लिट एसी का इंडोर आउटडोर यूनिट होता है वो काफी दूर होता है और साथ ही साथ ये पाइप जो होती है वो दीवार के आर पार होती है। अब हम दीवार को तो उठा के लेके जा नहीं सकते, तो हमको स्प्लिट एसी को कई पार्टों में डिवाइड करके लेके जाना होता है। यानी कि इंडोर को हम अलग लेके जाएं और ये दोनों पाइपें हम अलग लेके जाएं और आउटडोर को अलग लेके जाएं, तब हमारा एक बेस्ट तरीका हो जाएगा कि हाँ, स्प्लिट एसी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करके आसानी से उसी प्रकार से फिर से जोड़ सकते हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्प्लिट एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर लगाना होता है तो गैस लॉक करना होता है। अब गैस को लॉक करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? गैस को लॉक करने के लिए हमारे पास कंपाउंड गेज होना चाहिए। एक कंपाउंड गेज ले लीजिएगा और एक चार्जिंग पाइप होना चाहिए। जो रबड़ की चार्जिंग पाइप आप देखते हैं ना, तो रबड़ की चार्जिंग पाइप होनी चाहिए। यानी कि कंपाउंड गेज और चार्जिंग पाइप रहना कंपलसरी है अगर आप एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन की तरह वर्क करना चाहते हैं, अगर आप हादसे से बचना चाहते हैं, तो ये दोनों चीजें होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद नंबर आता है एलन की का। तो आपके पास 4 नंबर की या 5 नंबर की एलन की होना जरूरी है। वैसे आप एलन की का एक बॉक्स आता है, सेट आता है, उसको ले लेंगे तो काफी बेटर है, क्योंकि आप किसी भी स्प्लिट एसी में जब आप गैस लॉक करने जाएंगे या गैस खोलने जाएंगे तो हो सकता है उसमें डिफरेंट नंबर का एलन की लगा हो, तो आप एलन की का बॉक्स ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं तो स्प्लिट एसी में ज्यादातर 4 नंबर और 5 नंबर की एलन की लगती है। तो यहां पर आपके पास 3 चीजें हो गई, क्या क्या? एक तो कंपाउंड गेज हो गया, दूसरा चार्जिंग पाइप हो गई और तीसरा हमारा एलन की हो गया। अब यहाँ पे बात को ध्यान दीजिएगा, चार्जिंग पाइप हमारी 2 टाइप की आती है। एक चार्जिंग पाइप आती है जिससे R22 और R134 और R600 का गैस चार्ज किया जाता है। तो उसका जो दोनों नट होता है, यानी कि दोनों जो सिरे में नट लगा होता है, वो नट 1/4 का होता है, यानी कि वो सभी रेफ्रिजरेंट में लग जाता है, जैसे कि R600, R22 और साथ ही साथ R134 जैसे में। अब इसके बाद एक चार्जिंग पाइप और भी आती है जिसको केवल 410 में और R32 में लगा सकते हैं। उसका क्या होता है, एक सिरे का जो नट होता है ना, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसकी साइज अलग होती है। तो आप उस प्रकार की चार्जिंग पाइप ले लीजिएगा जिसके एक साइड में 410 और R32 जैसी अगर गैस है सिस्टम में, तो उसमें आप उस नट को लगा सके। तो 2 चार्जिंग पाइप आपको चाहिए, एक तो चाहिए R22 वाली और एक चाहिए R410 वाली। जब आप दुकान पे मांगेंगे तो वो समझ जाएगा कि आप कौन सी पाइप मांगना चाहते हैं या फिर कौन सी पाइप लेना चाहते हैं। तो उसका व्यास एक तरफ का थोड़ा सा बड़ा होता है, जो 410 और R32 के लिए प्रयोग की जाती है, और जो R22 के लिए, R134 के लिए और R600 के लिए प्रयोग की जाती है, उसका जो पाइप होता है वो आपको फ्रिज में जो आप गैस चार्ज करते हैं वही काम दे देगी। तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको बता दें गैस लॉक कैसे करना है। तो सबसे पहले जब हमारी स्प्लिट एसी कहीं पर लगी हुई है तो स्प्लिट एसी को सबसे पहले ऑन करके चलाना है। मतलब कि इसको देखना है कि ये यहाँ पर जहाँ पर लगी हुई है वहाँ पर कूलिंग कर रही है कि नहीं कर रही है। हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि जब आप किसी कस्टमर के घर जाते हैं तो स्प्लिट एसी एक जगह लगी रहती है, पता चला आपने बिना कुछ चेक किए गैस को लॉक कर दिए। गैस को लॉक करने के बाद उसको लेके गए दूसरे स्थान पे लगा भी दिए, लगाने के बाद आप गैस खोल भी दिए, अब उसके बाद कूलिंग नहीं हो रही है, तो कस्टमर बोलेगा कि यहाँ पे पहले कूलिंग हो रही थी और वहां पर कूलिंग क्यों नहीं हो रही है, इसका मतलब कि टेक्नीशियन कोई गड़बड़ी किया हुआ है। तो टेक्नीशियन, एज ए टेक्नीशियन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो स्प्लिट एसी जहां पर भी लगी हुई है उसको कम से कम 5-7 मिनट चला के देख लीजिए कि वो कूलिंग प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर उसमें कोई दिक्कत है। अगर कूलिंग प्रॉपर कर रहा है तब तो ठीक है, अगर कूलिंग प्रॉपर नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपको कस्टमर को समझाना पड़ेगा कि ये जो एसी है ये कूलिंग प्रॉपर नहीं कर रहा है, इसके लिए कुछ और दिक्कत हो सकती है। तो पहले हम इसको बना दें या फिर इसमें गैस लॉक करके दूसरे स्थान पर लगाने के बाद बनाएं, ये आपको बताना पड़ेगा एज ए टेक्नीशियन। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जो स्प्लिट एसी लगी हुई है उसको 5-7 मिनट चलाकर देख लेना है कि कूलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर कूलिंग आ रही है तभी आप गैस लॉक करने पर हाथ लगाइए, अन्यथा मत लगाइए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको गैस लॉक करने के लिए तैयार हो जाना है। क्या क्या चीजें लेके तैयार होना है? सबसे पहले एक कंपाउंड गेज लेना है, एक चार्जिंग पाइप लेना है और एलन की का बॉक्स ले लेना है, सेट ले लेना है। अब एलन की का जो सेट आप लेते हैं आउटडोर यूनिट में जाना है और यहाँ पर जो सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व लगा हुआ है, इस सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व में एलन की लगा करके चेक कर लेना है कि इसमें कितने कितने नंबर की एलन की लगती है। अक्सर देखा गया है कि जो स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट होता है उसके जो वाल्व होते हैं उसमें किसी एक ही नंबर का एलन की लगता है, या तो 4 नंबर दोनों में लगेंगे या तो 5 नंबर दोनों में लगेंगे, या फिर कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक में 4 नंबर एक में 5 नंबर लगता है। तो आपको उसी हिसाब से तैयार हो लेना है कि एलन की कौन सी किस वाल्व में लग सकती है। तो आई होप आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको एलन की को लगा के चेक कर लेना है, देख लेना है कि हाँ यही एलन की लगेगी या फिर दूसरी एलन की लगेगी। तो इतना तैयारी आपको कर लेना है। इंडोर में कूलिंग भी हो रही है और आप आउटडोर में पहुंच गए इतनी सामानों को लेके। जब आउटडोर में आप पहुंच जाते हैं तो अब इसके बाद आपको करना क्या होता है?
अगर आप 2 लोग हैं, मतलब टेक्नीशियन 2 जाते हैं अगर साथ में, तो ज़्यादा बेटर होता है। एक आउटडोर में रहता है और एक इनडोर में देखता रहता है कि सिस्टम चालू हुआ, बंद हुआ, या चालू करना है कि बंद करना है। वो यहाँ से इंडिकेशन देता है, जो आउटडोर में व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो वहाँ पे अगर बंद करना होगा तो टेक्नीशियन को बोल देगा, वो बंद कर देगा। अगर यहाँ पे चालू करना होगा तो फिर वो बोल देगा कि चालू कर लेगा। तो इस प्रकार से एक टेक्नीशियन को यहाँ पे बैठा देना है और एक टेक्नीशियन तो यहाँ पे काम कर ही रहा होता है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, एक ही टेक्नीशियन केवल अगर जा रहा है काम करने के लिए, तो आपको क्या करना है, आउटडोर यूनिट में ऐसा जुगाड़ बना लेना है। जुगाड़ कैसे बनाएंगे, इनडोर यूनिट से जो वायर आउटडोर में आया होगा, कनेक्शन आया होगा, उस कनेक्शन में से न्यूट्रल या फेज कोई भी एक वायर आप इस तरह से यहाँ पर एक स्विच लगा देंगे, और स्विच लगाने के बाद आउटडोर यूनिट को जब मन कहे उसी स्विच से चालू कर लें और जब मन कहे उसी स्विच से बंद कर लें, तो आपके पास कंट्रोल हो जाएगा। जब आपके पास कंट्रोल हो जाएगा तो इंडोर में कोई रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आउटडोर में जैसे ही गैस लॉक करते हैं वैसे ही आप अपनी स्विच के द्वारा आउटडोर यूनिट में बंद कर सकते हैं। और आउटडोर यूनिट को ही बंद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आउटडोर यूनिट में ही क्या है, कंप्रेसर है, और वही कंप्रेसर ही खतरा कर सकता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको स्विच कहां पे लगाना है। जो इंडोर यूनिट से वायर आ रहा है उसके न्यूट्रल या फेज वाले वायर को उस जंक्शन से वायर को निकालना है, और उस वायर और जंक्शन के बीच में एक वायर लगा करके स्विच जोड़ देना है। और स्विच को चालू करें तो आउटडोर चालू, और स्विच को बंद करें तो आउटडोर बंद हो जाए, ऐसा आपको कर लेना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको गैस लॉक कैसे करना है। हमारा इंडोर यूनिट भी चल रहा है, हमारा आउटडोर यूनिट भी चल रहा है, गैस पूरी तरह से ट्रेवल कर रही है। अब आपको करना क्या होता है हम आपको बता दें। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी ये चार्जिंग पाइप है और जो हमारा ये गेज है, कंपाउंड गेज के हैंडल को सबसे पहले ऑफ रखना है। क्या करना है, सबसे पहले इस कंपाउंड गेज के हैंडल को ऑफ कर देना है। तो कंपाउंड गेज का हैंडल बंद हो गया। कंपाउंड गेज का हैंडल हमने इसलिए बंद किया ताकि हम अगर ये चार्जिंग पाइप इस एनआरवी वाल्व में लगाएं तो एनआरवी वाल्व जैसे ही दबता है वैसे ही इस गैस का प्रेशर इस पाइप से होता हुआ इस गेज के पास आता है, और जब इस गेज के पास प्रेशर आता है तो वो प्रेशर यहां से निकल ना जाए, इसके लिए हमने इस गेज को ऑफ कर दिया। और जब हमने इस गेज को ऑफ किया तो कुल मिला के ये यहाँ पे लॉक कर देता है। जब ये यहाँ पे लॉक कर देता है तो अब ये गैस इधर नहीं निकल सकती। अब इस गैस का प्रेशर जो भी जाएगा इस गेज के पास जाएगा, इस घड़ी के पास जाएगा, घड़ी को प्रदर्शित करवाने के लिए जाएगा कि हाँ इतना प्रेशर इस सिस्टम के अंदर है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं तो इस गेज में चार्जिंग पाइप का एक सिरा जोड़ देना है। तो एक सिरा हमने इधर जोड़ दिया और दूसरा सिरा कहां पे जोड़ना है, इधर जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, चार्जिंग पाइप का एक सिरा पिन वाला होता है और एक सिरा बिना पिन वाला होता है। तो आपको जो पिन वाला सिरा जोड़ना है ना, वो पिन वाला सिरा आपको यहाँ पे चार्जिंग लाइन में जोड़ना है। इतना आपको ध्यान देना है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कौन सा सिरा चार्जिंग लाइन में जोड़ना है। तो चार्जिंग लाइन में जैसे ही हम इस पाइप को जोड़ेंगे, गेज हमारा पहले से बंद है, तो इसका प्रेशर जो इस एसी में रेफ्रिजरेंट घूम रही है उस एसी का रनिंग प्रेशर इस गेज में प्रदर्शित होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो रनिंग कंडीशन में है, मतलब चल रहा है। तो इस गेज में क्या प्रदर्शित होगा, इसमें उपस्थित गैस का रनिंग प्रेशर प्रदर्शित होगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं कि इसमें कौन सी गैस पड़ी है, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी जरूरी है। उसी हिसाब से आपको अगर कोई भी गैस पड़ी है तो उसका प्रेशर आप देख सकते हैं, उसका रनिंग प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है और कैसे उसको हैंडल किया जाता है। तो यहां पर देखिए R22 का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, R22 गैस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो R22 गैस का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं तो R22 गैस का जो रनिंग प्रेशर होता है, तो रनिंग प्रेशर को हम यहाँ पे लिखते हैं RP और स्टैंडिंग प्रेशर को हम यहाँ पे लिखते हैं SP। जो हमारा रनिंग प्रेशर होता है R22 गैस का वो होता है 55 से 60 PSI के बीच में, और जो इसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो होता है 160 से 170 PSI। तो यहाँ पर आपको PSI समझ में आ रहा होगा। रनिंग प्रेशर जो होता है वो 55 से 60 PSI के बीच में होता है, और जो हमारा स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो होता है 160 से 170 PSI के बीच में। अब यहाँ पर जैसे ही हमने गेज लगाया वैसे ही इस सिस्टम में उपस्थित गैस का रनिंग प्रेशर इस गेज में प्रदर्शित होगा। तो इस गेज में रनिंग प्रेशर हम मान के चलते हैं कि 50 PSI प्रदर्शित हो गया, यानी कि इस गेज में जो ये सुई है वो 50 PSI पर पहुंच गई। तो 50 PSI पर अगर ये गेज की सुई पहुंच गई, इसका मतलब कि इस सिस्टम में R22 गैस है और जिसका रनिंग प्रेशर 50 PSI के आसपास में होता है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि गेज में क्या प्रदर्शित करेगा।
तो गेज में इतना प्रदर्शित हो रहा है। अब आपको करना क्या है, एक ले लेना है आपको एलन की। एलन की हमने अभी आपको बताया 4 नंबर या 5 नंबर जो भी इसमें लगती है आप इसमें लगाएंगे। पहले कहाँ पे लगाएंगे, तो पहले आपको लगाना है डिस्चार्ज वाल्व में। एलन की कैसा होता है आप जानते होंगे, एल के आकार का होता है, कुछ ऐसा होता है आप देखे होंगे, ठीक है। ये एल का आकार होता है जो इसमें लग जाएगा। अब यहाँ पर पहले हम इसको लगाते हैं डिस्चार्ज लाइन में। डिस्चार्ज लाइन में हमने एलन की लगाया। डिस्चार्ज लाइन में एलन की को लगा करके इसको राइट साइड में यानी कि क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये जो हमारा डिस्चार्ज वाल्व है, ये डिस्चार्ज वाल्व बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पे बंद होगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये बंद हो जाएगा जैसे हम एलन की को राइट साइड में घुमाते हैं। तो जब ये डिस्चार्ज वाल्व बंद हो गया, कंप्रेसर हमारा ऑन ही है, तो ये करेगा क्या, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वाष्प रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाती है, तो कंडेंसर उसको घुमा घुमा के द्रव रेफ्रिजरेंट में बदलता है और उसके बाद फिल्टर उसको छानने का काम करता है, शुद्ध करने का काम करता है। कैपिलरी ट्यूब उसके प्रेशर को कंट्रोल करती है और उसके बाद रेफ्रिजरेंट इस डिस्चार्ज वाल्व के माध्यम से इंडोर यूनिट में चला जाता है। लेकिन हमने इसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया, हमने इसके रास्ते को बंद कर दिया। जब हमने इसके रास्ते को एलन की के मदद से बंद कर दिया तो अब ये डिस्चार्ज तो करेगा बट इसके आगे रेफ्रिजरेंट प्रवाहित नहीं होगा। यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके आगे रेफ्रिजरेंट प्रवाहित नहीं होगा। जाहिर सी बात है क्योंकि हमने इसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया। और जैसे हमने इसके रास्ते को ब्लॉक किया वैसे ही अभी सक्शन लाइन खुली हुई है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हमने इसके रास्ते को ब्लॉक किया वैसे ही यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट उपस्थित थी इस पाइप में, जो डिस्चार्ज पाइप होती है पतली वाली, इसमें जो रेफ्रिजरेंट उपस्थित था वो रेफ्रिजरेंट इंडोर में गया, इंडोर यूनिट के पाइपों में गया और उसके बाद इस मोटी वाली पाइप के माध्यम से इसको खींचा जा रहा है ना, क्योंकि अभी इसकी सक्शन लाइन खुली हुई है तो कंप्रेसर इसके माध्यम से खींच तो रहा है ना, डिस्चार्ज भले नहीं कर पा रहा लेकिन खींच तो रहा है ना। तो यहाँ पर जितने भी रेफ्रिजरेंट इस पाइप में, इंडोर यूनिट की पाइप में और इस मोटी वाली पाइप में होंगे, वो रेफ्रिजरेंट इस आउटडोर यूनिट के माध्यम से अपने अंदर खींचे जाएंगे। तो सारे के सारे रेफ्रिजरेंट यहाँ से होते हुए इस सक्शन वाल्व के माध्यम से होते हुए इस आउटडोर यूनिट में एकत्रित हो जाएंगे। जब इस आउटडोर यूनिट में रेफ्रिजरेंट एकत्रित हो जाएगा तो अब ये गेज क्या प्रदर्शित करेगा, इसको ध्यान से समझिएगा, यही आपको समझना है। जब यहाँ से रेफ्रिजरेंट निकलता हुआ सारा रेफ्रिजरेंट आउटडोर में चला जा रहा है तो इस पाइप में रेफ्रिजरेंट कम हो रहा है ना, इस पाइप में रेफ्रिजरेंट कम हो रहा है। तो जब रेफ्रिजरेंट पूरा था तो प्रेशर उसका 60 psi के आसपास था, यानी कि 50 या 60 psi मान के चलते हैं। और जब इसके अंदर से रेफ्रिजरेंट घट रहा है, कम हो रहा है, यानी कि आउटडोर यूनिट में सारा रेफ्रिजरेंट जाके एकत्रित हो रहा है, तो इंडोर की पाइपों में या फिर इंडोर यूनिट में या फिर सक्शन वाल्व के आसपास में रेफ्रिजरेंट की मात्रा कम हो जाएगी। और जब रेफ्रिजरेंट की मात्रा कम हो जाएगी तो प्रेशर उसका कम होगा, और जब प्रेशर उसका कम होगा तो जो हमारा कंपाउंड गेज है, ये कंपाउंड गेज की सुई अब यहां पर नहीं रह जाएगी। अब ये सुई धीरे धीरे पीछे आएगी। कहां पे आएगी, पीछे आएगी। पीछे मतलब जीरो की तरफ आएगी। जब ये सुई जीरो की तरफ आना प्रारंभ कर दे तो आप समझ जाइए कि रेफ्रिजरेंट हमारा आउटडोर यूनिट में जाना प्रारंभ हो चुका है। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा गेज लगाने के हिसाब से। अब ये जो हमारा गेज है ये जब जीरो पर आ जाता है ना, तो इतना मतलब समझ जाते हैं हम कि जब ये गेज जीरो पर प्रदर्शित करने लगा तो इसका मतलब इन पाइपों में अब कुछ नहीं बचा। जब इन पाइपों में कुछ नहीं बचा तभी तो गेज जीरो पर प्रदर्शित हो रहा है। और जब ये गेज जीरो पर प्रदर्शित होने लगे ना तो आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला वाल्व है सक्शन वाल्व, इस सक्शन वाल्व में एलन की लगा करके तैयार रहना है। और जैसे ही गेज की सुई जीरो पर पहुंचती है, -30 की ओर जाने लगती है, वैसे ही आपको इस एलन की के मदद से इस वाल्व को भी राइट साइड में घुमा करके लॉक कर देना है। और जब ये राइट साइड में घुमा करके लॉक आप कर देंगे उसके बाद क्या होगा, ये दोनों रास्ते ब्लॉक हो गए। रेफ्रिजरेंट जाने वाला भी रास्ता ब्लॉक हो गया और रेफ्रिजरेंट आने वाला भी रास्ता ब्लॉक हो गया, क्योंकि सारा का सारा रेफ्रिजरेंट आउटडोर यूनिट में जाकर एकत्रित हो गया।
इसीलिए हमने दोनों रास्ते को ब्लॉक कर दिया। और जब हमने दोनों रास्ते को ब्लॉक कर दिया उसके तुरंत बाद आपको यूनिट को बंद कर देना है, मतलब कंप्रेसर को बंद कर देना है। आप यहां पर स्विच वाला सिस्टम लगाए हैं तो उससे बंद कर देंगे, या फिर स्विच वाला सिस्टम नहीं लगाए हैं, इंडोर यूनिट पर कोई आपका मैकेनिक है, आपका दोस्त है, आपका साथी है, तो उससे यूनिट को तुरंत बंद करवा देना है। क्लियर है? यहां पर जैसे ही आप डिस्चार्ज वाल्व को बंद करते हैं तो सारा का सारा रेफ्रिजरेंट आउटडोर यूनिट में आने में कम से कम 7 से 10 सेकंड का टाइम लगता है। यानी कि 10 सेकंड में माने तो सारा रेफ्रिजरेंट आउटडोर यूनिट में जाकर के समाहित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। तो आउटडोर यूनिट को अगर आप उसके बाद भी चलाते हैं, आउटडोर यूनिट ब्लास्ट हो सकता है, आउटडोर यूनिट का कंप्रेसर फट सकता है, आउटडोर यूनिट की पाइपें फट सकती हैं, कोई नुकसान हो सकता है, आग लग सकती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप जैसे ही गैस को दोनों ही वाल्व जैसे ही बंद हुए वैसे ही आपको यूनिट को तुरंत बंद कर देना है। वैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें ये बता दूं कि अगर मान लीजिए आपने डिस्चार्ज वाल्व को बंद किया तो डिस्चार्ज वाल्व के बंद करने के 30 सेकंड तक अगर आप इंडोर यूनिट या आउटडोर यूनिट को बंद नहीं करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो कुछ न कुछ नुकसान जरूर हो सकता है। तो आप इस चीज़ से बचे रहिए। आपका काम तो 10 ही सेकंड में हो जा रहा है, 15 सेकंड में हो जा रहा है, तो आप 30 सेकंड या 35 सेकंड क्यों लगाएंगे? मत लगाइए उतना। आपको 10 ही सेकंड में काम करना है ना, तो 10 सेकंड में आपका जब काम हो गया तो आप 30 सेकंड फजूल में क्यों लगाएंगे? क्यों अपनी जान को जोखिम में डालेंगे? तो इसीलिए आपको क्या करना है, केवल 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको गैस को लॉक कर देना है। तो आई होप आपको यहां पर सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से आपको गैस को लॉक करना होता है। तो गैस लॉक तो हो गई, अब गैस को खोलने वाली बात है। जब गैस लॉक हो जाती है तो अब यहां से हम क्या करते हैं, सभी पाइपों को हम खोल सकते हैं। कौन कौन सी पाइप खोल सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जो हमारा इंडोर यूनिट होता है, इंडोर यूनिट में कंपनी की तरफ से इतनी पाइपें जोड़कर मिलती हैं और आउटडोर यूनिट में ये सक्शन वाल्व भी मिलता है साथ में। तो आपको क्या करना है, ये वाली पाइप यहां से खोल लेना है। यहां पर फ्लेयर नट लगा होता है, यहां पर भी फ्लेयर नट लगा होता है, यहां पर भी फ्लेयर नट और यहां पर भी फ्लेयर नट लगा होता है। तो सारे जगहों के फ्लेयर नटों को खोल लेना है। इस पाइप को अलग लेके जाना है, इंडोर यूनिट को अलग लेके जाना है और आउटडोर यूनिट को अलग लेके जाना है, और यहां से गेज को भी खोल के हम अलग लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से सिस्टम में गैस लॉक हो चुकी है, इस तरह से आउटडोर यूनिट में गैस लॉक हो चुकी है। अब हम इसको दूसरे जगह पे इंस्टॉल करके इसी तरह से पाइपों को पुनः जोड़ करके गैस को खोलना सिखाएंगे। तो गैस को खोलने वाली जो वीडियो होगी वो अगली वीडियो होगी, तो अगली वीडियो देखना ना भूलिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।